शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जो कविता करते करते आंदोलन करने लगे और आंदोलन करते करते नेता बन गए। एक ऐसी शख्सियत जो आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं और हाल ही में हुए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इनके कैंपेन ने आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने में भारी भूमिका अदा की। प्लीज वेलकम जाने माने कवि कुमार विश्वास। और आपकी अदालत में आज के इस खास मुकदमे के लिए जज के तौर पर हमने आमंत्रित किया है जाने माने पत्रकार जावेद नकवी को। जावेद नकवी, और इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज जावेद नकवी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। मुकदमे की कार्रवाई जारी हो। और इससे पहले कि इल्जामात और सवारात का यह सफर शुरू करें, एक नजर डालते हैं कुमार विश्वास के करियर पर। आजकल कुमार विश्वास की पहचान है आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर के तौर पर। दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल को जीत दिलाने में कुमार विश्वास की हार्ड हिटिंग भावनाओं ने जबरदस्त भूमिका अदा की। कुमार विश्वास अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे। कुमार विश्वास की दूसरी पहचान है एक युवा कवि के रूप में कि कोई दीवाना कहता है, समझता है। कुमार विश्वास इस समय देश के सबसे महंगे कवि हैं। फेसबुक पर इन्हें 26 लाख से ज्यादा लोग पसंद करते हैं। यूट्यूब और गूगल पर भी कुमार विश्वास खासे हिट हैं। कुमार विश्वास इकलौते कवि हैं जिन्हें कॉरपोरेट शोज के लिए बुलाया जाता है। अमेरिका, जापान, वियतनाम और दुबई में कुमार विश्वास के शोज में भारी भीड़ आती है। आपकी अदालत में कुमार विश्वास अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो अब मुकदमा शुरू किया जाए। ये पहली बार मैं देख रहा हूं मुकदमा शुरू होने से पहले कोई सवाल पूछना चाहता है। जी कहिए। सर, आपका वेलकम है आपकी अदालत में। सर, हमारी एक इच्छा है कि आपकी जो फेमस कविता है हम वो सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। मैं बिल्कुल सुनाऊंगा। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन की इच्छा है वो उससे शुरुआत करें। मैं आपको 4 पंक्तियां सुना देता हूं कि और दूसरा सुनाता हूं कुछ जो आपको अब तो सुनते रहते हैं कि भंवर में है सफीना लेके हम पतवार बैठे हैं। सरकार बनी है, ये सारा सरकार मीडिया का रिलेशन है कि भंवर में है सफीना लेके हम पतवार बैठे हैं, किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं। तुम्हारे ख्वाब में आने की हसरत आज भी है, पर सुना है द्वार पर पलकों के पहरेदार बैठे। इस कविता के बाद जो माहौल है, जोश है, मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम कुमार विश्वास पर। आपकी अदालत में कुमार विश्वास पर इल्जाम है कि ये हर किसी का मजाक उड़ाते हैं। इलेक्शन का कैंपेन कुमार विश्वास मैंने आपका देखा जी। आप भिगो भिगो के जूते मारे। आपसे कम मारते हैं। आप तो मुस्कुरा के सौम्य तरीके से करते हैं। आपने कहा किरण बेदी मेरी बड़ी बहन है। जी बिल्कुल है। आपने कहा कि मैं उनको गला खराब हो जाता तो गर्म पानी पिलाता था। जी।
फिर ये भी कहा कि मैं उनके कभी कभी जूते भी उठा लेता हाँ, था। कई बार ढूंढने पड़ते थे कि जूते नहीं मिल रहे हैं तो मैं लेके आता था। और फिर कहा ये जयचंद है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त बड़े कवि हैं। उन्होंने कहा कि अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस हेतु ही तो कौरवों और पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। तो जहां न्याय की बात है, जहां देश की बात है, वहां किरण जी क्या मेरे सगी भाई बहन भी होंगे, अरविंद भी हो, कोई भी हो, तो उसके विरुद्ध बोला जाएगा। उन्होंने आंदोलन की मूल भावना के साथ अच्छा नहीं किया और ये बात जनता के बीच में लेकर गया। लेकिन आप कहते थे कि आंदोलन में हमारी साथी थी, बिल्कुल, इनके साथ मिलकर हमने लड़ाई लड़ी है, मैं बहुत इनकी इज्जत करता हूं। फिर कहा ये किराए की कप्तान। किराए की कप्तान मैंने इसलिए कहा कि देखिए, दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं ने बड़ी तपस्या की है। जब उनका मैंने देखा जिस दिन उनका डिक्लेरेशन हुआ, जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा ये हमारी कप्तान होंगी, तो मैंने चेहरे देखे लोगों के जो दोनों तरफ बैठे थे, जिन्होंने भाजपा के लिए इतनी तपस्या की है। सतीश उपाध्याय जी इतने दुखी मुझे लगे और मुझे बड़ी सहानुभूति हुई। ऐसा लग रहा था कि बंद गले का कोट सिलवा लिया दूल्हे ने और घोड़ी भाग गई। हर्षवर्धन जी हमारे बड़े भाई हैं, मेरे गले के लिए दवाइयां देते रहे। उनके चेहरे का पूरे चुनाव के दौरान हर्ष गायब था। और जगदीश मुखी जी जगदीश दुखी दिखाई दे रहे थे। तो मुझे लगा कि जो पार्टी अपने जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा कर सकती है, उस पार्टी के साथ कार्यकर्ता क्या करेंगे, और कार्यकर्ताओं ने ये किया। मुझे लगता है हमारे लिए आत्मावलोकन का समय है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मनिरीक्षण का समय है, ये समय जो उसे करना चाहिए। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ आप जो भिगो भिगो के मारते हैं। आपने कहा कि किरण जी मेरी बड़ी बहन है, मैं व्यक्तिगत हमला नहीं करूंगा, फिर पोस्टर लगवा दिए अवसरवादी हैं। नहीं, ये तो देखिए आपको तय करना पड़ेगा। दरअसल भाजपा चाहती थी कि ईमानदार अरविंद और ईमानदार किरण बेदी जी के बीच कंपटीशन हो, दिल्ली की जनता ये तय करे। हमारा कहना था कि ईमानदार अरविंद और अवसरवादी किरण बेदी जी के बीच कंपटीशन हो। तो सबसे पहले मैंने उसको विमर्श में रखा ट्वीट के जरिए, फिर मैंने उनके पुराने ट्वीट रिवील किए, और दूसरा जो आप दो बार रजत जी पूछ चुके हैं भिगो भिगो के कहना। देखिए, दो शब्द हैं हिंदी में, एक है उपहास, एक है परिहास। उपहास जब किया जाता है तो महाभारत हो जाती है। जब एक भद्र वधू ये कहती है कि अंधे का बेटा अंधा, तो इससे महाभारत हो जाती है। परिहास देवर की बाह में काटी गई भाभी की चिकौटी है, जो दर्द तो करती है पर मीठा दर्द करती है। तो अब देखिए, किरण बेदी आपकी बड़ी बहन है, उनसे आपका मुकाबला था, उनके बारे में कुछ कह दें। लेकिन बेचारे राहुल गांधी, वो तो कहीं फाइट नहीं, आपने उनकी तुलना मंदबुद्धि बच्चे से कर दी। नहीं, उनको जो राष्ट्रीय स्तर पर जो नाम मिला, जो ये युवा बोलते हैं, वो भी मेरा ही दिया हुआ नाम था उनके लिए, जो मैंने दिया। मैं बोलूंगा नहीं वो नाम, ये जो आप पप्पू कहते थे। देखिए, मैं जब सामाजिक क्षेत्र में इस तरह नहीं आया था, राजनीति में नहीं आया था, तब भी जब कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ये कहते थे कि राहुल जी आए, मैं कुर्सी उनके लिए छोड़ने के लिए तैयार हूं, तो मुझे ऐसा लगता था वो मेरा अपमान कर रहे हैं। क्योंकि रजत जी, देश का नंबर 1 शो है, ये सबसे पुराना शो है। आप मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं, लेकिन मेरे पिताजी का नाम आप नहीं जानते। आप इतने बड़े एंकर हैं, हम आपके पूज्य पिताजी का नाम नहीं जानते। हम दोनों अपनी निजी प्रतिभा से यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग अपनी निजी प्रतिभा से बैठे हुए हैं। जब जब मनमोहन सिंह जी ने यह कहा कि मैं देश के सर्वोच्च कार्यकारी प्रधान की गद्दी इसके लिए छोड़ने को तैयार हूं, उन्होंने 64% उन युवक युवतियों का अपमान किया जो अपनी निजी प्रतिभा के सहारे पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे। तो मुझे लगा, आज भाजपा कुछ भी कहती रहे, 2010 तक वो इस देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। उन्हें प्रधानमंत्री पद के दावेदार से खारिज करने के लिए मैंने अपनी पूरी ऊर्जा लगाई, और आज भाजपा छोड़िए, कांग्रेस ही मानने को तैयार नहीं है कि वो दावेदार है कि नहीं है। कांग्रेस होती है, तो मेरा मिशन सफल हुआ। लेकिन यही राहुल गांधी है जिन्होंने आपकी अमेठी में जमानत जब्त करा दी थी। देखिए, जमीर जब्त होने से देखिए, जमीर जब्त होने से जमानत जब्त होना बेहतर है। और जब कोई मेरे मित्र कहते हैं, भाजपा के दोस्त बहुत कहते थे अक्सर इस चुनाव से पहले, अब तो शांत है बेचारे कुछ दिन के लिए, इनकी तो जमानत जब्त हो गई थी। तो एक ने मेरे एक दिन फेसबुक पे लिखा, बताइए वो कौन नेता है राष्ट्रवादी जिसकी जमानत जब्त हो गई थी। तो मैंने कहा, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की मथुरा और लखनऊ में 2 बार जब्त हुई थी, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो मैं भारतीय इतिहास का विद्यार्थी हूँ। मेरा मानना यह है कि युद्ध में इतिहास आपका आकलन इस बात से नहीं करता कि आप जीते या हारे, इस बात से आकलन करता है कि आपने गोली पीठ पर खाई कि छाती पर खाई। मैं अमेठी गया, मैंने अमेठी में 4 महीने प्रण से चुनाव लड़ा,
और मैंने मतदान के दिन उनको सड़क पर उतरने के लिए बाध्य कर दिया। उनकी बहन ने वहां 1 महीना डेरा डाला, उनके करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हुए और मैं चना खाकर लड़ा, मेरे साथी चने खाकर लड़े। आज भी अमेठी की गलियां उस रण को याद रखती है और इसके लिए मैं जीवन भर खुद पर मुग्ध रहूंगा कि मैंने उनके घर में घुस के उन्हें चुनौती दी। लेकिन यह भी सच है कि उसके बाद आप अमेठी नहीं गए, क्योंकि मैंने अमेठी वालों से कहा था कि मैं हारूं या जीतूं अमेठी रहूंगा। अमेठी ने कहा भैया जीते राहुल गांधी जी, हारी स्मृति ईरानी जी, उसके बाद तीसरे नंबर पे आया बसपा वाला, ये भी कम लोगों को पता होगा, वो घर ही बैठा रहा, उसका हाथी भी निकला। चौथे नंबर पे मैं आया तो अमेठी ने मुझको हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु आप जो ये राजनीति कर रहे हो गांव में रहने की, ये हमको पसंद नहीं है। हमको तो ये वाली राजनीति पसंद है जो राहुल गांधी बेचारे रोज कहते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से संभव। राहुल गांधी कहते हैं अमेठी में बाकायदा बेचारे 15 साल से कहते हैं। आप मजाक उड़ाना यहाँ भी नहीं छोड़ नहीं, लोग पूछते थे भाई राहुल गांधी ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा राहुल गांधी आपको कहना चाहते हैं भाई मेरे भरोसे मत रहना, मैं नहीं कर पाऊंगा। अमेठी को राहुल गांधी, किरण बेदी, मुझे समझ आता है पॉलिटिकल राइवल है। बाबा रामदेव, उन्होंने तो सिर्फ दुनिया को योग सिखाया है, योग का प्रचार प्रसार किया है। उनके बारे में आपने, मैंने देखा पब्लिक मीटिंग कह रहे थे ये आंख मारते हैं। नहीं, स्वामी जी मेरे भी बहुत पूज्य हैं, मुझे बहुत स्नेह देते हैं और उनके योग का प्रवेश मेरे जीवन में भी है। लेकिन मेरा कहना है कि संतों को और साधुओं को राजनीति से परहेज करना चाहिए। देखिए, मैं एक दिन संस्कार विधि पढ़ रहा था, कोई किताब मुझे मिल गई, तो उसमें था पुंसवन संस्कार में ये करिए, गर्भाधान में ये करिएगा, बच्चा पैदा हो तो ये करिए। तो उसमें लिखा था राज्याभिषेक संस्कार, तो मैंने सोचा ये भी पढ़ लूँ, अब तो होता नहीं, राजा कोई होता नहीं। उसमें लिखा था कि राजा ऐसे 7 पवित्र नदियों के जल से नहाएगा, जब वो सिंहासन पर बैठेगा तो राजमाता उसको मुकुट पहनाएंगी, और जो साधु होगा, जो धर्म गुरु होगा उस राज्य का, वो उसके हाथ में एक दंड देगा और कहेगा सर्वदंडो असि, यह सबके लिए दंड विधान है, सबका दंड विधान कर। फिर राजा पैर छूने झुकेगा साधु के, और साधु उसकी पीठ पर चमर मार के कहेगा, मोर पंख मार कर कहेगा धर्म दंडो असि, अगर तू च्युत होगा, तू हटेगा तो धर्मदंड तेरे भी ऊपर है। तो साधु का काम यह है कि वो राजसत्ता के ऊपर धर्मदंड करे, ये नहीं कि राजसत्ता के लिए रैलियां करता फिरे, वोट मांगे और कहे जी आप इनको वोट दे दीजिए। तो मैं चाहता हूं जितने साधु संत किसी भी धर्म के हों, इसीलिए एक धर्म के साधु ने हमको कहा, एक इमाम साहब ने हमको कहा कि हम दे रहे हैं। अब वो शाही मस्जिद के इमाम थे, तो मस्जिद रह गई, वो शाही इमाम हो गए। अब वो बोले कि आपको समर्थन देना है, पहले वो भाजपा को दे चुके थे अटल जी के टाइम, फिर कांग्रेस को दे चुके थे। हमने उनसे कहा थैंक यू, नो थैंक यू, हमारे लिए सब आवश्यक है, हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक एक व्यक्ति आवश्यक है। तो स्वामी जी मेरे भी बहुत आदरणीय है, उन्होंने योग की क्रांति की है, उन्होंने इस देश से जो मेडिसिन कंपनियों का एक वर्चस्व था उसको समाप्त किया है। मेरे घर में भी उनके उत्पाद इस्तेमाल होते हैं, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी सब मुग्ध हैं। मैं चाहता हूं कि वो दिशा निर्देश दें, हमको भी दें, जो राजसत्ता केंद्र में है उसको भी दें, और जो भी इसके विपरीत जा रहा हो, भारत धर्म के जो विपरीत जा रहा हो, उसके खिलाफ बोले। मैं चाहता हूं। लेकिन मैंने तो आपकी पब्लिक मीटिंग सुनी थी जिसमें आपने कहा था ये जब काले धन की बात करते हैं तो आंख भी तो मार रहे थे। मैंने ये कहा लोगों से, वो बात आप बोल कर गए। नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूं। लोगों ने मुझसे पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि यार स्वामी जी भी तो कह रहे थे कि 100 दिन में काला धन आएगा। मैंने कहा तुम गंभीरता से लेके, स्वामी जी मजाक कर रहे थे, आंख भी तो मारी थी उन्होंने ये बात करने में। तो मैंने तो उनका बचाव किया। भाई कल को ये लोग बच्चे सब लड़के पूछने पहुंच जाए स्वामी जी से कि स्वामी जी बताइए कहां है काला धन, स्वामी जी क्या कहेंगे? तो मैंने तो स्वामी जी का बचाव किया। स्वामी जी लेकिन आप भी तो ऐसी बातें कह रहे थे। उसी पब्लिक मीटिंग में मैंने सुना आप लोग कह रहे थे बिजली कंपनियां बहुत पैसा लूट रही हैं, हमारी सरकार आएगी तो बिजली कंपनियों से पैसा लेके आप में बांट देंगे। हमने ये कहा कि हम ऑडिट कराएंगे। पिछली बार भी हम सीएजी के पास गए थे। बिजली कंपनियां अधिकांशतः क्या करती हैं कि वो अपनी फर्जी सब्सिडरी कंपनी बता के उनमें घाटा दिखा देती हैं और फिर वो सारा मतदाताओं से वसूल करती हैं। शीला दीक्षित जी की सरकार ने कोर्ट में कहा कि नहीं इनका ऑडिट मत कराइए, ये ठीक चल रहा है। आपको कैसे पता है? आपको अकाउंटेंसी आती है? शीला दीक्षित क्या सीए थी? तो हमको पता चल गया कि ये मिली भगत है, क्योंकि दिल्ली विद्युत बोर्ड के चेयरमैन ने साफ कह दिया था कि अगले 5 साल तक घटेंगी, कम नहीं, ज्यादा नहीं हो सकती। तो हमने पिछली सरकार में भी शुरू करा दी थी। इस सरकार में भी देश की बिजली कंपनियां, हम चाहते हैं कि वो ठीक से काम करें, वो मुनाफा कमाएं, गैर वाजिब मुनाफा ना कमाएं, वो क्रॉनी कैपिटलिज्म ना करें। अगर वो नहीं मानेंगी तो इस देश में बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े युवा बैठे हैं, इनमें से कोई भी कंपनी खोल के बिजलियां देना शुरू कर देगा। बहुत लोग हैं, देश की हिम्मत के काबिल। कुमार, सब लोगों की आप खिंचाई करते हैं, सब लोगों के बारे में कहते हैं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी का नाम आता है तो मुझे लगता है कि आपकी जो उनसे 10-15 साल पुरानी दोस्ती है उसको निभाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री से मेरा परिचय बहुत पुराना है। जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर नए नियुक्त हुए थे, मेरे प्रशंसक भी हैं और मित्र भी। अब तो बहुत दिन से बात नहीं हुई है, राजा बन गए तो फकीर से कहाँ बात करेंगे, तो अभी तो बात नहीं हुई है। मल्लिका साराभाई जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी थी, गुजरात में रहती है, नरेंद्र मोदी की विरोधी हैं,
उन्होंने पूछा कि कुमार विश्वास ने कितने पैसे लिए नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के। नहीं नहीं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हमारे एक कवि हैं, फिर मुझे याद आ गए, हरिओम पंवार साहब, उनकी एक लाइन है कि बड़े प्रसिद्ध कवि हैं वीर रस के, उनकी पंक्ति है कि मेरे दर से खाली लौटे राजनीति के उड़न खटोले, दुनिया में इतना धन कब है जो मेरी खुददारी तोले। तो ये तो संभव नहीं है। मैंने पिछले इतने वर्षों में सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं किया, मैं किसी अकादमी से पैसा लेने नहीं गया, मैं किसी राजकीय महोत्सव में नहीं गया। लेकिन ये तो सच है ना कि नरेंद्र मोदी के सामने बैठकर आपने कहा कि ये देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जब वो गुजरात में थे। फिर आपने कहा ये नीलकंठ हैं, जहर पी लेते हैं। आप बार बार इस सबको दोहराते हैं, आप सारे लोग मिलके। देखिए ये जो मेरे हाथ में, ये ना दोहराया तो मजा क्या है। हाँ नहीं, ये जो मेरे हाथ में है ये महाकाल का वो है। जिस दिन पोलिंग हुई मैं रात को फ्लाइट पकड़ के महाकाल दर्शन के लिए चला गया, सुबह मैंने पूजा की, भस्म आरती में भाग लिया। वो जो बाहर व्यक्ति बैठा रहता है पंडित, जब वो इसे बांधता है आपके हाथ पे तो वो कहता है ये न बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबले। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी प्रगति हो, यानी कि आप रजत शर्मा जी हैं, देश का आपका सबसे पॉपुलर चैनल है और पॉपुलर आपका शो है, तो दुनिया में हो जाए। चोर भी आता है तो उससे भी यही कहता है कि आपकी प्रगति हो, आप बहुत अच्छी आ गए हो। ये थोड़ी कहता है कि तू ज्यादा चोरी कर। तो अगर मेरे कवि सम्मेलन में एक सीएम मुख्य अतिथि सामने बैठे हैं तो मैं उनसे क्या कहूंगा कि यार देखो लूट मच रही है। मैंने उनसे कहा कि आप बहुत प्रगति करें, आप चीफ मिनिस्टर हैं और आप और आगे बढ़ें और आपकी योग हो। और लोगों को, मतदाताओं को, भाजपा के नेताओं को, स्वयं प्रधानमंत्री को मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मेरी सरस्वती पर उस समय सरस्वती कृपावंत थी मुझ पे। मैंने कहा कि ये गुजरात बहुत संभाल लिया, आप दिल्ली संभालो, तो दिल्ली इन्होंने दे दिया मतादेश, दिल्ली आकर हो जाएगी। लेकिन ये भी सच है कि आम आदमी पार्टी में होते हुए भी आप प्रधानमंत्री जापान गए, उसकी आपने तारीफ की। प्रधानमंत्री ने इराक में नर्सों को छुड़ाया, उसकी आपने तारीफ की। देखिए दो बातें, प्रधानमंत्री खुद भूल जाएं कि वो देश के प्रधानमंत्री है तो मेरा दोष नहीं है। पिछले 1 महीने के चुनाव में प्रधानमंत्री स्वयं भूल गए कि मैं देश का प्रधानमंत्री। को लगता था कि प्रधानमंत्री तो अरविंद केजरीवाल है, मैं नेता प्रतिपक्ष बोल रहा हूं, वो ऐसे भाषण देते थे। लेकिन प्रधानमंत्री देश का स्वाभिमान है। आपको याद होगा जी, जिस समय राजीव गांधी के श्रीलंका दौरे पर उनके कंधे पर सिंगली सैनिक ने बट मारी राइफल की, तो प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह उनको खुद लेने एयरपोर्ट गए। तो आप लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने, कि भाई ये तो प्रोटोकॉल के खिलाफ है, क्या प्रधानमंत्री को लेने गए? तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने कहा यह कांग्रेस के नेता का कंधा नहीं है, ये देश के इस 80 करोड़ लोगों का कंधा है, इसलिए मैं ये धन्यवाद देने के लिए और मैं स्वागत करने के लिए गया। तो जब प्रधानमंत्री कश्मीर की विपदा के समय गृह मंत्री को भेजते हैं, आगे आते हैं, तो मुझ जैसे सामान्य राष्ट्रभक्त को उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन भारत माता के शुभ्र आंचल में चीन में जब चुमार में चीनी सैनिकों के जूते आगे आ जाते हैं और उस समय वो साबरमती के तट पर बैठकर उस अहंकारी प्रेसिडेंट के सामने उसके झूला झूलते हैं, तब भी मैंने टिप्पणी की कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये आपकी राष्ट्रभक्ति को और राष्ट्रवाद को शोभा नहीं देता। तो मैं आईना हूं, मेरी अपनी जवाबदारी है, जिसे कबूल ना हो सामने से हट जाए, या तो विरोध कर लें, समर्थन कर लें, मुझे तो बोलना चाहिए। लेकिन ये आईना बाकी लोगों के लिए, या कभी अरविंद केजरीवाल को भी आईना दिखाते हैं आप? उससे पूछ के देखिए कि कितना दिखाता हूं, वो बहुत परेशान। ऐसा नहीं है, अरविंद मित्र भी है, साथी भी है पुराने, और बड़ी तपस्या है उसकी, और इसीलिए मैं उसका सम्मान भी करता हूं। और देखिए जब ऐसा होता है तब मैं बोलता भी हूं, और मैं इसीलिए बना भी रहना वहां चाहता हूं कि जब रावण माता सीता का हरण करके लाया तो पूरे सभा ने कहा कि आप बहुत अच्छा कर लाए, क्या आपने बहन शूर्पणखा के बदला लिया है, वाह वाह वाह। लेकिन रावण के एक मामा थे, मामा मारीच, उन्होंने एक श्लोक कहा, श्रीमद वाल्मीकि रामायण में है, उन्होंने कहा सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः। हे राजन, ऐसे लोग खूब मिलेंगे जो मीठा बोलेंगे और तेरे फेवर का बोलेंगे। अरे साहब कमाल, आहा क्या सूट है साहब, नाम लिख के तो बहुत ही अच्छा हो गया साहब, फर्स्ट क्लास ही हो गया। लेकिन अप्रियस्य पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ है, जो अप्रिय बोले लेकिन जरूरी बोले, ऐसा वक्ता भी दुर्लभ है, ऐसा श्रोता भी दुर्लभ है। तो चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मैं और आप कोई भी हो, सब लोगों को कुछ लोग ऐसे आसपास जरूर रखने चाहिए जो सच बोलते रहें। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से अरविंद और बाकी साथी इस सब को सुनते हैं, वो आगे भी सुनते रहेंगे, और प्रधानमंत्री भी इस तरह का काम करेंगे, तो देश अच्छा बनेगा, भारत अच्छा बनेगा। हाँ बैठा है कुमार, अच्छी बात है कि आप बड़ी बेबाकी से, सफाई से जवाब दे रहे हैं सारे इल्जामात के। बहुत लंबी फहरिस्त मेरे पास में है, हमें एक ब्रेक के रुकना है, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में कुमार विश्वास पर इल्जामात और सवालात का एक और। शाजिया हमारी दोस्त हैं, बिन्नी ने हमारे साथ काम किया है। अगर वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के उन्हीं मौलिक सिद्धांतों के अनुसार वो काम करें, तो ऑनलाइन हमारा हर एक कार्यकर्ता के लिए ऑप्शन खुला है। शाजिया की तो बात क्या, कोई भी आए, कोई भी अंदर काम करे, नीचे से काम करे, आगे बढ़ाए पार्टी को, साथ आ जाए।
वेलकम बैक। आपकी अदालत में मुकदमा चला रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, जाने माने युवा कवि कुमार विश्वास पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में कुमार विश्वास पर इल्जाम है कि ये राजनीति में मिसफिट हैं। कुमार, आप कविता से पॉपुलर हुए, लोग आपको कवि के तौर पर जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, दीवाने हैं। आप भी कहते हैं मैं कवि हूं और कभी कभी मरता नहीं। तो ये कवि को मार के राजनीति पे क्यों घुस गए? नहीं, राजनीति युग धर्म है। देखिए, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, सेल्यूकस का आक्रमण हुआ, तो तक्षशिला में एक अध्यापक थे, तक्षशिला के स्नातक आचार्य चाणक्य, बीए की क्लास पढ़ाते थे। वो सारे राजाओं के पास गए, आम्भीक के, पुरु के, सबके पास गए, कहा कि देश लूटने वाला है, सेल्यूकस आ रहा है। जब वो पाटलिपुत्र पहुंचे, राजा नंद के यहाँ, जो सबसे बड़ा राजा था, तो वो दोपहर के समय मदिरा पान कर रहा था और नर्तकियों के नृत्य देख रहा था। जब उन्होंने कहा कि भाई बात सुन, देश लूटने वाला है, तो नंद ने कहा कि इसकी चोटी पकड़ के बाहर निकाल दो, और उन्होंने चोटी पकड़ के बाहर निकाल दिया। वो चोटी खुल गई। आचार्य चाणक्य ने शपथ खाई कि जब तक ये चोटी तभी बंधेगी जब इसको अपदस्थ कर दूंगा। फिर वो किसी राजा के पास नहीं गए, उन्होंने सड़क के किनारे खड़े हुए किसी तेजस्वी युवक को उठाया और पूरे भारत की चेतना लगाकर उसे महान सम्राट चंद्रगुप्त बना दिया। तो जिस समय देश लुटे, जिस समय दामिनी पुकारे, गुड़िया पुकारे, कोयला लुटे, तो मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं साहित्य अकादमी में जाकर और सामने बैठे लोगों की चापलूसी करता रहूं, या मैं रायपुर महोत्सव में जाकर ये ना पूछूं मुख्यमंत्री से कि तुम्हारे रहते 40 माएँ भ्रष्टाचार की दवाई खाकर कैसे मर गई नसबंदी के दौरान। तो मुझे तो पूछना पड़ेगा। और रजत जी, मेरे तो वो तो उसने कैसे लड़ा होगा, उन लोगों ने कैसे लड़ा होगा? आप ही ने कहा मैं तो देश का सबसे महंगा कवि हूं। लेकिन आप ही कहते हैं कि राजनीति बड़ी गंदी चीज है, तो उसको तो उतर के सफाई करनी पड़ेगी ना। अगर आज देखिए, एडीआर का रिपोर्ट आया है कि पहली विधानसभा है देश की जिसमें एक भी विधायक, दोनों तरफ के, 3 उनके भी और 67 हमारे भी, एक भी विधायक के खिलाफ हीनियस क्राइम का कोई केस नहीं है। ये क्या बड़ा राजनीतिक परिवर्तन नहीं है? आज किरण जी जीतती या अरविंद केजरीवाल जीतते, दोनों में से कोई भी जीतता, कम से कम ये तो था कि दिल्ली का पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल गया। अन्यथा अगर ये दोनों ना होते, अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी ना होते, अगर ये आंदोलन ना होता, तो सोचिए किन चेहरों के बीच दिल्ली में लड़ाई हो रही होती। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्हें प्रासंगिक नहीं बनाना चाहता, कांग्रेस की ओर से भी और भाजपा की ओर से भी। तो जो भी हो रहा है शुभ हो रहा है, और मुझ जैसे व्यक्ति के लिए कोई मन से नहीं कर। आपके लिए तो बहुत अच्छा हो रहा है। नहीं, मेरे लिए कठिन है। मैंने सुना है कि आप जब कविता करते थे सिर्फ, तो आपको अपनी कविता कहने की 20-25 हज़ार रुपए मिलते थे, और आंदोलन करने के बाद में, राजनीति के बाद 4 लाख रुपए कवि सम्मेलन का मिलता है। जब मुझको 20-30 हज़ार रुपये मिलते थे, 50 हज़ार रुपये मिलते थे 2007-2008 में, तो मैं अक्टूबर में 22 कवि सम्मेलन करता था, 22 रात में जागता था। आजकल मैं कितने कवि सम्मेलन करता हूँ? महीने में 2 रात, 3 रात। तो मुझे बचा हुआ समय अगर राजनीति में लगाना है, देश के लिए लगाना है, समाज के लिए लगाना है, विजय चौक पर पुलिस की लाठियां खाने के लिए लगाना है, तो मुझे कम काम करना पड़ेगा। भाई 2005 में आप 20 हज़ार रुपए का इनकम टैक्स देते थे जी, और अब 15-20 लाख रुपए देते हैं साल के। तो ये तो अच्छा है, सरकार को बधाई देनी चाहिए कि कवि इतना इनकम टैक्स हो रहा है। सब लोग दें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप ऐसे कवि हैं, हम तो कवि को जानते थे जो साधारण कुर्ता पजामा पहनता है, और आप तो डिजाइनर सूट वाले कवि बन गए। नहीं, दरअसल मैं जब कवि सम्मेलन में आया और इसके ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त शुरू हुआ, तो मैंने देखा कि कवि सम्मेलन मनोरंजन की दूसरी विधाओं से लड़ रहा है, लाफ्टर से लड़ रहा है, संगीत से लड़ रहा है, और जबकि कवि ज़्यादा प्रतिभाशाली है, उसके पास ज़्यादा बड़ी भाषा है, उसके पास व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है, उसके पास ऐसी कविता और शायरी है जो सामाजिक मूल्यों को बढ़ाती है, जो भारतीय बनाती है। तो इस पर बड़ी लड़ाई हुई, क्योंकि हिंदी में दारिद्र्य चिंतन बहुत है, मतलब गरीब होना महान होना। पहले वो एक बार कवि को भूखा मर जाने देंगे, बाद में उसके ऊपर बहस करेंगे कि बड़े अच्छे थे साहब, भूखे मर गए, देखिए कितने अच्छे आदमी थे। तो जैसे आज बड़ी चर्चा करते हैं महाप्राण निराला की, नागार्जुन की, मैं तो उनके नखून के, पैर के नखून की धूल भी नहीं हूं, लेकिन क्या ये अच्छा लगेगा कि 100 करोड़ लोगों की भाषा का इतना मानद कवि अगर भूखा मर जाता? तो मेरी लड़ाई उन लोगों से थी, उसको इन युवाओं ने बहुत साथ दिया। और आपने कविता को कॉन्सर्ट बना दिया। क्या खराब बात है, कविता का कॉन्सर्ट बनना बहुत अच्छी बात है। पसंद है कि नहीं पसंद है? सब बुलाते हैं। आप देखिए कि मैं कनाडा 3 साल पहले गया था, तो वहां के अप्रवासी मंत्री आ गए, इमिग्रेशन मिनिस्टर जैसन कैनी। उनको हिंदी नहीं आती थी, वो मेरे कंसर्ट में मुख्य अतिथि थे, सामने बैठ गए, 2-2.5 घंटे तक सुनते रहे, उनको कुछ समझ में नहीं आया। लौटने के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि हिंदी का एक पोइट आया था, उसने पता नहीं क्या सुनाया, पर लोग बहुत खुश थे, लोग बड़े प्रसन्न थे, लोग बहुत अच्छे थे। और जाने के बाद उन्होंने हिंदी को कनाडा की प्राथमिक जो क्लासेस हैं उनके लिए एक अनिवार्य भाषा के रूप में स्वीकृत करा दिया। तो
जिस माँ ने मुझे इतना दिया, जिस माँ ने मुझे ये कपड़े दिए, ये घड़ियाँ दी, ये गाड़ियाँ दी, ये तालियाँ दी, अगर उस माँ हिंदी के ऋण को चुकाने के लिए, उऋण करने के लिए ये छोटा सा प्रयास कनाडा में हो गया तो कंसर्ट का ही सौभाग्य था, वरना वो कुर्ता पजामा और झोला पहन के तो जैसन कहनी नहीं आ रहा सुनने का। नहीं, आप बड़ी अच्छी बात है, आपने हिंदी कविता को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं सबके सामने। आमतौर पर आपकी अदालत में बधाई नहीं मिलती है। जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, एक शेर आपके लिए कहना चाहूंगी। किसी को लेख, किसी को गीत, किसी को साज देती है, हो मेहरबान जिस पर माँ सरस्वती उसे आवाज देती है। और इससे क्योंकि अभी वो विषय आया नहीं है तो मैं उससे पहले ही आपसे पूछ लूं कि आज मैं आपसे ये बात, क्योंकि आम आदमी के संगठन में आप रहते हैं, तो मैं ये पूछूंगी कि शाजिया इल्मी और बिन्नी जैसे जिन्होंने आपसे बगावत की, अगर वो दोबारा आपका दरवाज़ा खटखटाए तो आप कहेंगे अंदर आइए स्वागत है? बहुत आपका मौजूद सवाल है। कोई बगावत भी नहीं थी। ऐसा होता है कि जब आपको याद है महाभारत के समय में भी जब पाले खिंच गए तो घोषणा की गई कि अब भी कोई समय बदलता हो तो बदल ले। तो कौरवों में से एक कौरव थे युयुत्सु, वो पांडवों की तरफ आ गए थे, वो ही अकेले बचे। तो ये पाला खींचा तो बहुत लोगों पर इधर उधर के दबाव थे। शाजिया हमारी दोस्त हैं, बिन्नी ने हमारे साथ काम किया है। अगर वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के उन्हीं मौलिक सिद्धांतों के अनुसार वो काम करें तो ऑनलाइन हमारा हर एक कार्यकर्ता के लिए ऑप्शन खुला है। शाजिया की तो बात क्या, कोई भी आए, कोई भी अंदर काम करे, नीचे से काम करे, आगे बढ़ाए पार्टी को, साथ आ जाए। एक और आपके साथी हैं कैप्टन गोपीनाथ, बड़े उद्योगपति हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद ये करेंगे कि आप केजरीवाल पहले की तरह एरोगेंट नहीं हो जाएंगे। हमारे कुछ साथी ऐसे रहे जिन्होंने पार्टी जो है वो किसी चैनल के स्टूडियो में ज्वाइन करी और वहीं छोड़ दी। हमको ही नहीं पता चली कि पार्टी कहाँ है। हमको अक्सर लोग कहते थे आपकी पार्टी के बड़े नेता फलां जी। अब मैं अरविंद से पूछता था कि यार ये रामलाल जी कौन थे जो पार्टी छोड़ गए, तो बोले हमको भी पता नहीं था। तो हमारी पार्टी से कोई भी जो जाता था उसकी खबर बड़ी बनती थी। कैप्टन गोपीनाथ जी से हमारा, मैं तो आज तक उनसे मिला भी नहीं, अरविंद भी उनसे कभी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ये सुझाव दिया है, उनके लिए धन्यवाद। हम ध्यान रखेंगे कि विजय विनम्रता लेकर आए, अहंकार ना रहे हम में भी और कार्यकर्ताओं में भी। और फिर से धरना तो नहीं देंगे? नहीं कि धरना क्या है, धरना क्या है, धरना ये है कि पति पत्नी के बीच भी होता है, राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे, घूंघट के पटना खोले रे, ये भी धरना ही है राधा का। कृष्ण के सम्मोहन के खिलाफ उनका धरना है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, बांसुरी ज़्यादा बजाओगे, तो राधा रानी कहती हैं राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे। तो अगर सरकार नहीं सुनेगी, रोहतक में एक बेटी पुकार रही है, कहाँ जाएं बताइए आप। वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो लड़कियां जीन्स पहनती हैं उनके साथ ज़्यादा बलात्कार होते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ। हम धरने पर उतरते हैं तो प्रधानमंत्री कहते हैं जंगल भेज दो इनको, ये नक्सली हैं। वो तो दिल्ली वालों ने रख लिया, वरना भेज ही देते हमको। तो अगर हमारी बात सुनी जाएगी, हम पहुँचेंगे, हमारी बात सुनी जाएगी, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से बात हो। न सुनी जाएगी तो धरने का ऑप्शन भी खुला है, रैली का भी खुला है, अनशन का भी खुला है, उपवास का भी खुला है। कुमार, आपके साथियों का जिक्र है, उनकी भी बात करेंगे, कुछ और इल्जाम लगाएंगे, सफाई मांगेंगे, सवाल पूछेंगे। इससे पहले एक छोटा सा, जब शाजिया इल्मी आपकी पार्टी छोड़ती हैं तो आप कहते हैं धीरज धर्म मित्र नारी आपातकाल पर रखिए। तुलसीदास जी पर मुकदमा करिए, वो कह के चले गए, मेरा अब देखिए तुलसीदास जी तो ये भी कह के चले गए ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। मैंने एक पंक्ति ट्वीट कर दी थी और मुझे लगता है वो यूनिवर्सल है। और तो जो उनकी बात है सब ताड़न के अधिकारी, ये भी मानते हैं आप? नहीं, मैं ऐसा कोई बयान नहीं दूंगा, फिर आप दोबारा कंट्रोवर्सी पैदा कर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के नेता, जाने माने युवा कवि कुमार विश्वास। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में कुमार विश्वास पर आरोप है कि ये अपने बयानों से विवाद खड़े करते हैं। अब देखिए, आप बड़े कवि बन गए हैं, बड़े नेता बन गए हैं, बड़ी फॉलोइंग है आपकी, लेकिन अब क्या हो रहा है, लोग इतिहास में जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कुमार विश्वास ने 2008 में क्या कहा था, 2005 में क्या कहा था। तो मैं 2008 की बात पहले बता दूं। ठीक है, बता दें। आपने कहा कि पहले आदमी बीमार पड़ता था, बेचारा पुरुष अस्पताल में तसल्ली रहती थी, पहले जो नर्सें रहती थी वो केरल से आती थी, काली पीली। मैं सदा कहता हूं, अगर आपको अपनी 7वीं पीढ़ी में आपके दादाजी कब साइकिल से गिरे थे ये पता कराना है तो एक बार चुनाव लड़ लीजिए, लोग ढूंढ के ले आएंगे कि दादाजी ने उन्होंने ये किया था, आराम के साथ। हमारे एक साथी हैं, आपके शो में भी आए हैं, सिद्धू पाजी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, पंजाब में उनको प्रोजेक्ट करने की पार्टी सोच रही है।
एक दिन मैं टीवी देख रहा था, मुझे लोगों ने उनकी क्लिप भेजी। उन्होंने ये कहा, किसी हीरोइन से मैं नाम नहीं लूंगा, कि आप चुनाव लड़ लीजिए। कपिल ने कहा, जो शो होस्ट करते हैं, उन्होंने कहा ये पार्लियामेंट में आ जाए तो मेरी 100% हाजिरी हो जाएगी। तो ये तो देश के सर्वोच्च सदन का अपमान है, देश की सबसे बड़ी पंचायत का अपमान है। लोगों ने कहा इसे उठाइए। मैंने कहा नहीं, वो एक हास्य के शो में जो कह रहे हैं वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट है। जब वो बाहर निकलकर बात करते हैं कांग्रेस पे तो वो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर है। तो 2005 में अगर मैंने कोई ऐसा चुटकुला सुनाया जिसे सब सुना रहे थे, उस समय देश के सारे कवि सुना रहे थे, उसको आप ले आए। एक मैं उनको मिलना चाहता हूं, मुझे मिल नहीं पाया। एक कोई श्रीमती भावना है, कोई कुमारी भावना जी हैं, वो चुनाव में आहत होती हैं और चुनाव के बाद फिरोस हो जाती हैं। पिछली बार वो अमेठी में आहत हो गई, 83 मुकदमे करा दिए उन्होंने मेरे खिलाफ। अभी 6-7 महीने से वो चुप सोई हुई थी, अभी चुनाव से पहले फिर आहत हो गई। वो पता नहीं क्या चक्कर है उनका। तो जब ये तो आपने कहा था कि नॉर्थ इंडिया से जो नर्सें आती हैं वो शानदार होती हैं। नहीं ये पीटर रसल को सुनने वाले लोग 5,000 रुपए का टिकट देकर, पीटर रसल सुबह दोपहर शाम ब्राउनी बोलता है, यू ब्राउनीज, ब्राउनी ऐसे करते हैं, ब्राउनी ऐसे करते हैं। ये सारे एलीट जो है ना, ये शाम को वोदका पीने वाले, वेल यू नो दिस केजरीवाल गाय इज डूइंग समथिंग वेरी गुड, ये सब इनके दिमाग के खपत है। उसको तो बड़ा खुश होते हैं क्योंकि अंग्रेजी में बोल रहा है, ओहो वो साहब की भाषा में बोल रहा है। मैंने हिंदी में कोई चुटकुला सुनाया जो पॉलिटिकली इनकरेक्ट था, देखो ये एंटी विमन है, सेक्सिस्ट है। सेक्सिस्ट होते हैं वो लोग जो रेप के आरोप में मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं। सेक्सिस्ट होते हैं वो लोग जो कहते हैं कि जींस पहनी है। हम लोग सेक्सिस्ट नहीं हैं। हम लोग तो, दामिनी पुकारती है तो मैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन लाठियां खाने जाता हूं। 4 बार पुलिस ने पीटा। गुड़िया पुकारती है 6 साल की तो हम लाठियां खाने जाते हैं। लेकिन जब शाजिया इल्मी आपकी पार्टी छोड़ती हैं तो आप कहते हैं धीरज धर्म मित्र नारी, आपातकाल पर रखिए। तुलसीदास जी पर मुकदमा करिए, वो कह के चले गए, मेरा अब देखिए तुलसीदास जी तो ये भी कह के चले गए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। तो अब ये जो मनुवादी होने का मुकदमा ये भी तुलसीदास जी पर चला। ये दुर्भाग्य से अब ये है कि वो हमारे साथ नहीं है, हमारा दुर्भाग्य है। सौभाग्य है कि वो ईश्वर के पास हैं। बाबा तुलसी कहकर गए। तो मैंने एक पंक्ति ट्वीट कर दी थी और मुझे लगता है वो यूनिवर्सल है। बाबा तुलसी उन लोगों में से जिनकी एक अर्धाली पर एक PhD दी जा सकती है। और तो जो उनकी बात है सब ताड़न के अधिकारी, ये भी मानते हैं आप? नहीं, मैं ऐसा कोई बयान नहीं दूंगा, फिर आप दोबारा कंट्रोवर्सी पैदा कर। लेकिन ये सही है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल पर रखिए चारी। जब आपत्ति आए तभी पता चलता है, एडवर्सिटी में ही पता चलता है कि लोग आपके साथ हैं या ना हैं। शाजिया हमारी दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने एक एडवर्सिटी में पता नहीं किस लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। मैंने उनसे बात भी की थी, उन्हें कन्विंस भी किया था। मुझे उम्मीद है कि वो दोबारा मुख्यधारा में लौटेंगी और पहले तरीके से कार्यकर्ता की तरह हमारे साथ काम करेंगे। कुमार, थोड़ा और पीछे जाते हैं। 2003 का एक वीडियो है यूट्यूब पर। इसमें कहा कि कवि सम्मेलन के दौरान मुहर्रम पर आपने जो मजाक किया वो बड़ा इशू बन गया। हजरत इमाम हुसैन के बारे में जो कहा वो बड़ा ऑब्जेक्शनेबल था और उसको लेकर के देश भर में काफी हंगामा हुआ। एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि जो विवादित वीडियो मेरे फैलाए जाते हैं ये 40 सेकंड के क्यों होते हैं, ये 5 मिनट के क्यों नहीं होते, ये 1 घंटे के क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको पता है कि 5 मिनट अगर कुमार विश्वास सुनवा दिया तो जो विरोध करने वाला है वो वीडियो लाने वाले को पीट देगा कि तू बदतमीजी कर रहा है, इसमें तो कुछ बोला ही नहीं। उनको पता है 40 सेकंड काटेंगे, 40 सेकंड काटा, देखो कुमार विश्वास के, अरे पूरा वीडियो सुनिएगा। मुझको किसी ने कहा कि आपने ऐसा बोला, मैंने कहा देखिए भाई, अगर आपकी भावना आहत होगी तो माफी मैं तो मांग लेता हूं तुरंत, भैया माफ कर दीजिए। लेकिन ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात थी और इसको पूरे प्रसंग में सुनिएगा, लंबे प्रसंग में सुनिएगा। जिन्होंने पानी काट देने वाले लोगों को माफ कर दिया, जिन्होंने हुर को माफ कर दिया और कहा कि कोई बात नहीं गले लग जाइए, उस अहिंसा के सबसे बड़े हस्ताक्षरों के लिए अगर लोग बाग दंगा करते हो या धमकियां देते हो या रिपोर्ट कराते हो तो मुझे लगता है उनका पॉलिटिकल मोटिव है। उनको कोई मतलब ना भगवान शंकर से है ना उनको मतलब सिखों से है। लेकिन आपने कौन सा भगवान शंकर को छोड़ दिया? नहीं। 2014 में केस हुआ जिसमें कहा कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं का कुमार विश्वास मजाक उड़ाते हैं, भगवान शंकर का मजाक उड़ाते हैं। आप एक मुकदमा सूरदास जी पर भी करिए, वो भी बहुत मजाक उड़ाते रहे हैं। सूरदास ने कृष्ण के बारे में कहा, एक पद में मैं आपको याद दिलाता हूं, सबने पढ़ा होगा। भगवान कृष्ण से कहा उन्होंने, जब भगवान कृष्ण के साथ खेल रहे हैं सूर, तो उन्होंने कहा कि जात पात तुमसे कम नहीं, ना तो तेरे से जाति कम हमारी, तुम अहीर यादव हम ब्राह्मण, बराबर की जातियां हैं। जाति पात कम से नहीं, नाहिन बसत तुम्हारी छैया, ना तुम्हारे मकान के पास हमने शेड डाल रखा कि तुम्हारी छाया में बस रहे हैं। अति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हारे हैं कछु गैया, 4 गाय तुम्हारे पिताजी के पास फालतू है तो भगवान बने फिर रहे हो। ऐसा सूर कृष्ण से कह रहे हैं। तो ये वो देश है जो भगवान तक से मैत्री स्वीकार करता था। ये तो भगवानों के ठेकेदार आए हैं जिनके ऊपर पीके में आमिर खान ने बहुत अच्छा मजाक उड़ाया। ये नए ठेकेदार आए हैं, ये बताएंगे हमें कृष्ण के बारे में। देखिए आप
रजत जी, आप जनता के वकील हैं और जनता के जज बैठे हुए हैं। अकबर इलाहाबादी एक जज हुए हाई कोर्ट में इलाहाबाद में। उन्होंने वकीलों के बारे में ऐसा शेर कहा जो मैं आज कह दूं तो दुनिया के सारे वकील मुझे समन दे दे के ही मार दें। उन्होंने कहा कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा। पैदा हुआ वकील, ये एक जज साहब ने कहा, मेरा शेर नहीं है भैया, वकीलों माफ करना। पैदा हुआ वकील, क्योंकि आप भी वकील हैं जनता के, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए, हमारे भी बेटा पैदा हो गया। तो वकीलों का अपमान हो गया। ये मेरा कहना यह है कि परिहास को स्वीकार करना सीखिए, ह्यूमर को स्वीकार करना सीखिए, उसका राजनीतिक दुरुपयोग मत करिए, भगवानों की ठेकेदारी मत कीजिए। लेकिन आपके जो बयान हैं वाकई में तकलीफ तो देते हैं। मल्लिका साराभाई का स्टेटमेंट मैंने देखा, उन्होंने कहा कि महिलाओं पर, समलैंगिकता पर और माइनॉरिटीज के बारे में कुमार विश्वास जो कहते हैं उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और मैं ये मानता हूं कि अगर दामिनी पुकारती है तो मुझे ये बयान देने वाली वहाँ दिखाई नहीं देती हैं। ये लड़कियां तो मिली मुझे वहाँ लाठियां खाती हुई, 16-16, 17 साल की, वी वांट जस्टिस चिल्लाती हुई। ये जो है प्रवचन ज्ञान देने वाली जो ये परंपरा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इस देश में 3 लोग बहुत हैं, रायचंद, ज्ञानचंद और हुकुमचंद। इस देश में एक आदमी की कमी है जिसका नाम है करमचंद। करना कुछ नहीं है, ये सब करमचंद ने साथ आके लड़ते हैं हमारे, और ये ज्ञानचंद है, ज्ञान देते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के विवादों वाले बयान देना नहीं छोड़ेंगे आप? नहीं, मैं तो दिल से बोलता हूं, सच्चा बोलता हूं। अब वो कई बार कई लोगों को जिनको जाके हर्ट करता है, जब मैं कोई व्यंग करता हूं तो गालियां आती हैं उधर से, तो मैं समझ जाता हूं ठीक व्यंग हो गया। भाई अगर आपने व्यंग करा और किसी ने रिएक्ट ही नहीं करा जिसके ऊपर किया, तो इसका मतलब काम में कमी रह गई आपके में। अंग्रेजी में कहावत है कि भाई मरे कुत्ते को कौन लात मारता है, जिंदा कुत्ते को लात मारो तो वो बोलता है। तो मैं जब व्यंग करता हूं, या मैंने जो 2 लाइन पोस्ट की, उसने पूरा डिस्कोर्स बदल दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने एक शेर पोस्ट किया, एक 2 पंक्ति पोस्ट की। युद्धों में कभी नहीं हारे हम, डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। लखनऊ के कवि हैं आदरणीय विद्वत वाजपेयी, उनकी 2 पंक्तियां पोस्ट की। पूरे देश में बहस शुरू हो गई, टीवी चैनलों में बहस शुरू हो गई। कुमार विश्वास ने ऐसा कहा, लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि किरण जी गलत तो नहीं कर रही। मध्यम वर्ग ने कहा हाँ यार किरण जी गलत कर रही है। डिस्कोर्स बदल गया, भाजपा हार गई, अब गालियां बक रहे हैं मुझे कि कुमार विश्वास ने कहा। मैं आपकी बात को सपोर्ट करता हूं। तो कवि तो लिखते हैं, जाही आदि अनादि अछेद अभेद सुबेद बतावें, ताही अहीर की चोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावें। ये बहुत अच्छा याद दिलाया रजत जी ने। और कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण भुवन मोहन कन्हैया के बारे में ऐसी गंदी बात, अगर आज की तिथि में जो कहते हैं गंदी, कौन कह रहा है पता है आपको? सैयद इब्राहिम रसखान। आज तो ये दंगा कर देते दोनों परिषद वाले, ये बजरंगी सारे के सारे। वो एक तो कहता कि इस्लाम का हो कि तुमने प्रशंसा क्यों की, बुत परस्ती की फतवा जारी करो, और दूसरा कहता कि तुमने हमारे कृष्ण को अहीर का छोरा क्यों कहा। अच्छा हुआ कि ये इतने बड़े बड़े कवि इनके आने से पहले ही निकल लिए स्वर्ग की ओर, वरना इनका जीना हराम कर देते। मैं आपको जरूर ये कहूंगा कि इस तरह की अलग जगाते रहिए, इस तरह की बात कहते रहिए और दिल से बोलते रहिए, डरिए मत। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में कुमार विश्वास पर इल्जाम और सवाल का आपको पता। पार्टी में गोपाल मुझसे छोटे हैं, केवल अरविंद बड़ा है। तो आपकी इस जवानी का राज क्या है? जो आपकी ये उत्तर तब सॉल्व होगा जब रजत जी अपनी जवानी का राज बता देंगे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं जाने माने कवि कुमार विश्वास पर। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में कुमार विश्वास पर आरोप है कि इन्होंने वोटों के लिए सिद्धांतों से समझौता किया। जब आपकी पार्टी की जीत हुई, केजरीवाल की जीत हुई, इतनी भारी जीत हुई, तो सबने बधाई दी। नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, सोनिया गांधी ने बधाई दी, राहुल गांधी ने भी बधाई दी। लेकिन आपकी पार्टी के आदरणीय हैं शांति भूषण जी, उन्होंने बधाई दी थी। शांति भूषण जी हमारी पार्टी के सिंपैथाइजर हैं। उनके कुछ सवाल थे जो एड्रेस ठीक से हुए थे। उनकी प्राथमिकता थी कि अजय माकन अरविंद से ज़्यादा बेहतर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। किरण जी उनसे भी बेहतर होंगी, लेकिन जनता की आवाज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये भी जनता की अदालत है। जनता के बीच हम ये बात लेकर गए। एक लोकपाल हमने रखा था, उसके पास कुछ प्रत्याशियों के बारे में उन्होंने रिपोर्ट्स भेजी थी, कागज़ सबमिट किए थे, जिनमें से 2 प्रत्याशियों के टिकट हमने आखिरी वक्त पर काटकर बदल भी दिए। हमारा आज भी वादा है, आप किसी के खिलाफ कुछ ले आइए। एक लोकपाल हमारे पास है एडमिरल रामदास, बहुत ईमानदार पुराने व्यक्ति हैं, 80 वर्ष से ऊपर के, कड़क अफसर हैं।
उनके पास पहुंचा दीजिए। हम असेंबली खाली छोड़ देंगे लेकिन गलत आदमी को अंदर नहीं रहने देंगे, ये वादा हम आदमी करेंगे। तो शांति भूषण जी ने सवाल उठाए, सवाल एड्रेस। देखिए, शांति भूषण जी सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता के प्रतीक हैं। बिल्कुल है। आपकी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा डोनेशन देने वाले थे जी। चुनाव हो जाने के बाद भी उन्होंने अपनी बात नहीं बदली। मैंने कल उनका बयान देखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल को इसलिए बधाई नहीं दी क्योंकि पार्टी में जो विधायक चुने गए हैं वो स्वच्छ छवि के नहीं है, दागी हैं, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप है। नहीं, देखिए, सबके जितने भी आरोप थे सब एडमिरल रामदास को पहुंचे गए थे। अब जहां तक आरोपों की बात है, मेरे ऊपर मुकदमे हैं। मेरे ऊपर क्या मुकदमे हैं कि जब कोयला लुटा तो देश की एक अघोषित महारानी के दरवाजे पर मैं सुबह 6 बजे पहुंच गया, तो मैंने उनकी शांति भंग कर दी, नींद भंग हो गई उनकी, तो मेरे खिलाफ एक मुकदमा वहां चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, पटियाला कोर्ट में कि साहब ये सोनिया गांधी के दरवाजे पर मैंने प्रदर्शन किया। मेरे खिलाफ मुकदमा है कि मैंने दामिनी कांड में प्रदर्शन किया। मेरे खिलाफ मुकदमा है कि मैंने, और महान बात हुई, मैं वहां गया था अमेठी, तो एक स्थानीय पत्रकार थे किसी छोटे अखबार के, उन्होंने मेरे खिलाफ एक मुकदमा लिखवाया प्रेरित होकर कि साहब कुमार विश्वास का मेरे से झगड़ा हुआ, उन्होंने मेरे पर्स छीन लिया और 252 रुपए छीन लिए। यानी कि मैं अपना घर छोड़कर अमेठी की गलियों में 4 महीने इसलिए गया था कि ये मिले और मैं 252 इनसे ले लूं किसी प्रकार। तो ये लूटपाट का मुकदमा मेरे ऊपर है। देखिए, वो लूटपाट के मुकदमे जो लोग करवाते वो अलग है। शांति भूषण जी देश के कानून मंत्री रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, और उनका मैंने पढ़ा ब्लॉग, उसमें उन्होंने लिखा है कि अमानुल्लाह खान पर सांप्रदायिकता का आरोप है और ये केजरीवाल जी को मालूम है। उन्होंने कहा पालम से जो विधायक है भावना गौड़, उन पर पार्टी के फंड में घोटाले का आरोप है। मुनीर का और छतरपुर के विधायकों पर गंभीर आरोप है। तुगलकाबाद से आम आदमी पार्टी के जो विधायक जीते हैं सहीराम पहलवान, वो बाहुबली हैं, क्रिमिनल हैं। बहुत लंबी लिस्ट उन्होंने। हम आज भी कह रहे हैं, आदरणीय शांति भूषण जी से भी कह रहे हैं, हर नागरिक से कह रहे हैं, इनमें से किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर आपके पास साक्ष्य हो तो कृपा पूर्वक साइट पर जाएं। वहां एडमिरल रामदास जी के लिए, लोकपाल के लिए सीधी एक्सेस है। जिस मेल को वही चेक करते हैं उनके पास पहुंचा दें, कागज लेके आ जाएं, वो आपको भी बुलाएंगे। आप अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं तो आपको अलग से सुनेंगे, उन लोगों को अलग से सुनेंगे। लेकिन शांति भूषण जी तो सबके नाम ले दिए, सबके इल्जाम बता दिए, सबकी बात बता दी, इन सबको जांच कराएंगे। उनका कहना है किसी एक सज्जन के बारे में कि वो बाहुबली है। अब वो पहलवान है, अखाड़ा चलाते हैं, तो बाहुबली तो होंगे, मेरी तरह थोड़ी होंगे, दंड पेलते हैं सुबह ही सुबह, चने खाते हैं। उनके खिलाफ कई सारे क्रिमिनल केसेस हैं, तो वो ला दें और वो दे दें। पिछली बार जो उन्होंने दिए थे वो ऐसे ही थे जैसे हैं कि शांति भंग कर दी साहब और झगड़ा कर लिया। पिछली बार वो चुनाव लड़ा था तो सामने वाले प्रत्याशी ने उसके खिलाफ मुकदमा किया कि साहब पोलिंग बूथ पे उन्होंने मेरे से मारपिटाई की, वो मुकदमा चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि शांति भूषण जी इस बात को समझेंगे कि एक प्रक्रिया है हमारी पार्टी में जो किसी पार्टी में नहीं है। शांति भूषण जी इस प्रक्रिया को जानते हैं, उन्होंने ही अप्लाई किया, उन्होंने शिकायत की, उन्होंने एडमिरल रामदास से शिकायत की। उनके पुत्र जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने 15 मिनट बाद आकर प्रेस के सामने कहा कि मैं अपने पिता से सहमत नहीं हूं, ये सारी जांच करा। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? लेकिन पूरे कैंपेन में और जीत के जश्न में प्रशांत भूषण भी नजर नहीं आए। प्रशांत जी थे, तिमारपुर में प्रशांत जी ने सभाएं करी, कई जगह सभाएं प्रशांत जी की, क्योंकि प्रशांत जी पॉपुलिस्ट लीडर नहीं है, वो कोर्ट में लड़ते हैं। जब जीत के निकले हर बार प्रशांत भूषण सामने दिखाई देते। प्रशांत भूषण जी उपलब्ध नहीं थे उस दिन। और दूसरा, इसमें आश्चर्यजनक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन लोगों के खिलाफ शांति भूषण जी आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ जांच की कमेटी प्रशांत भूषण ही हेड कर रहे थे, उन्होंने ही क्लीन चिट दी है। तो जब प्रशांत भूषण जी ने क्लीन चिट दे दी, जो हमारी पार्टी के वरिष्ठतम सदस्य हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शांति भूषण जी के आरोप, उनकी क्या नाराजगी है वो बेहतर समझ सकते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि उनसे मिलूं और अरविंद से भी कहूंगा कि उनसे एक बार बात करें कि आपकी नाराजगी क्या है। हम आपके अनुसार ही चलेंगे, हम तो हर सामान्य आदमी के अनुसार चलना चाहते हैं। आप तो वरिष्ठतम है हमारी पार्टी के, पुराने लोग हैं, हम उन लोगों में से नहीं है कि आपको मार्गदर्शक मंडल में भेज देंगे। हमें आपके प्रति बहुत सम्मान है, बहुत आभार है, आप हमें बताएंगे। आप ये कह रहे हैं कि जो पार्टी के जो सिद्धांत है उनसे समझौता नहीं किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा, और उसी के कारण ये पार्टी अलग है। देखिए, अवतार सिंह पाश एक कवि हुए, अगर कोई समझौता करेगा तो क्या कुमार विश्वास? सबसे पहले बोलूंगा आपके चैनल, आपकी अदालत में वायदा कर रहा हूं, अगर समझौता होगा तो अंदर भी बोलूंगा, अंदर अगर असहमति हो जाएगी, नहीं सुना जाएगा तो बाहर निकल के बोलूंगा। और ये लोकतांत्रिक अधिकार मेरा रहना चाहिए, ये इसी पार्टी में संभव है। भारतीय जनता पार्टी में आप उस जुगल जोड़ी के विपरीत सोचिए तो पार्टी में नहीं बच सकते। कांग्रेस में आप माता, पुत्री और पुत्र, उन तीनों के साथ अलग सोचिए तो नहीं बच सकते। मैं ऐसी पार्टी में काम करता हूं जहां योगेंद्र यादव एक सवाल उठाते हैं तो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सवाल तो बहुत बेहतर उठाया है और मेरे बड़े भाई हैं, कान पकड़ के सवाल उठा सकते हैं, मैं तो इनसे छोटा हूं। ये लोकतंत्र इसी पार्टी में, इसलिए मैं यहां पर बना रहा हूं। जनता में से लोग सवाल पूछना चाहते हैं। जी आप यहाँ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप सेलिब्रिटी थे तो आपसे मिलना बेहद आसान था, सुलभ था। जब से आप आम आदमी बने हैं
तब से आपसे मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। और ऐसा भी सुनने में आया है कि आपसे बात करने के लिए चेक मांगा जाता है, क्या सही है? तो नहीं है। देखिए, उनकी इच्छा पे निर्भर नहीं करता, हरी इच्छा पे निर्भर करता है कि मैं और आप बात कर रहे हैं। भगवान की इच्छा थी कि आप यहाँ आए। ये रजत जी की इच्छा पे निर्भर किया है सर। नहीं, देखिए देखिए, मैं एक सामान्य आदमी हूँ, 24 घंटे जीवन में है, शारीरिक रूप से भी इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं उतना, फिर भी मैं 18 घंटे के आसपास काम करता हूँ, केवल 4-5 घंटे सो पाता हूँ। उसमें जितना अधिकतम काम हो सकता है। कई बार क्या होता है, आपके स्नेह में वशीभूत लोग आपसे लंबी लंबी बात करना चाहते हैं, खूब सारी बात करना चाहते हैं, तो वो सबके साथ संवाद नहीं हो पाता। फिर भी आपको पता होगा कि जो लाइक एनालाइजर एक वेबसाइट है, उसने मेरे पेज को हिंदुस्तान के पहले 5 मोस्ट इंटरेक्टिव पेजेस में गिना है, जिसमें सबसे ज़्यादा बातचीत होती है। आप कुछ लिखते हैं तो नीचे जवाब भी दिया जाता है। मैं खुद भी कोशिश करता हूं कि अपने फ़ोन पर कभी कभार जाके लोगों की बात संबोधित कर दूं, और आपने सलाह दी है तो मैं आगे से कोशिश करूंगा कि एक समय निकालकर हफ्ते में एक ऐसी स्थिति करूं ताकि आप जैसे दोस्तों से लगातार बात होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं पूछना चाहती हूँ कि लोकसभा चुनाव लड़े हुए कई उम्मीदवार दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन आप दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं लड़े। शायद आपको भी इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी। हम सुबह जब निकले थे काउंटिंग के दिन में अरविंद, तो हम सोचते थे 45 से 50 के बीच हम कहीं रह जाएंगे। जितनी बड़ी जीत है उतनी ज़्यादा उम्मीदें, उतनी ज़्यादा आंखें, उतने ज़्यादा दिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ा कि जब राष्ट्रीय संयोजक ने मुझे कहा कि चुनाव का बिगुल बज गया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी आगे ले जानी है, अगर वो मुझसे कहते कि तुम्हें यहाँ चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ जाता। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी इतनी सभाएं लगनी है, इतना मीडिया इंटरेक्शन करना है, सोशल नेटवर्किंग पर ये काम करना है। मैं सचिन तेंदुलकर से कई मामलों में बहुत प्रभावित हूँ। उन्होंने एक बात कही थी, मैं कप्तान नहीं बनना चाहता, पर मैं किसी कप्तान की वो टीम सोच नहीं सकता जो मेरे बिना खेल पाए। तो जो मुझको काम दिया गया वो मैंने किया। मैंने सुना कि अब आपको राज्यसभा में भेजा जाएगा। नहीं, पार्टी तय करेगी चीज़ों को, अभी तो बहुत दूर है। कल भी मुझसे कोई कह रहा था कि आप राज्यसभा जा रहे हैं क्या? मैंने कहा वही 35 मिनट का रास्ता है, 2018 में तय होगी, अभी चल दूं क्या वहाँ से घर से निकल के? हमने सुना है कि कुमार विश्वास जी, आप और मनीष सिसोदिया जी बचपन से पिलखवा में एक साथ पढ़े हैं जी, परंतु आज भी आपका व्यक्तित्व जो है विद्यार्थी जैसा है, जबकि उनका एक अध्यापक जैसा हो गया। मनीष और मैं पहली क्लास से साथ पढ़े। हम लोगों का परिचय हमारे पिताओं ने कराया। एक स्कूल हुआ करता था पिलख में, मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूल। हम उसमें एडमिशन के लिए गए तो मेरे पिताजी ने परिचय कराया। हम दोनों के पिता एक दूसरे के मित्र रहे हैं। लेकिन यहाँ बैठे बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, मनीष मुझसे 2 वर्ष छोटा है। पार्टी में गोपाल मुझसे छोटे हैं, केवल अरविंद बड़ा है। तो आपकी इस जवानी का राज क्या है? जो आपकी ये उत्तर तब सॉल्व होगा जब रजत जी अपनी जवानी का राज बता देंगे। लेकिन मनीष के व्यवहार में एक ठहराव है, एक कूल है। जो आप अध्यापक की बात कर रहे हैं, उसको गुस्सा कम आता है, वो आराम से बात करता है। मैं चूंकि शो बिजनेस में गया, वहाँ आपको बहुत जागृत रहना पड़ता है, या ऐसी सब में अपना अपना अंतर होता है। तो मुझे याद है कि हम सलमान खुर्शीद साहब के खिलाफ एक रैली करने फर्रुखाबाद गए, तो मैंने कहा कि कल मनीष कह रहा था, तो नीचे उतर के मुझे एक कार्यकर्ता ने कहा कि बाकी सब तो ठीक है पर थोड़ी सभ्यता तो सीखो। तो मैंने कहा भाई क्या हो गया? बोले आप मनीष भाई के लिए बताइए, कह रहा था कह रहे थे। तो मैंने फिर कहा कि भैया जन्मपत्री मंगाओ, वो 2 वर्ष छोटा है मुझसे, मैं उससे बड़ा हूँ। हम दोनों साथ जरूर पढ़े हैं और उसकी प्रगति पर मैं बड़ा मुग्ध हूँ, बड़ा खुश हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि उस जैसी गंभीरता मुझ में आए, और मैं उससे कहूँगा वो भी कोशिश करे कि थोड़ा मेरे जैसा चंचल बने। बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की है कि कविता कम से कम बार सुनाते रहे। देखिए, मैं कविता जरूर सुना देता हूं, सुन लीजिए। हाँ। लेकिन आजकल मैं चैनल पर कविता बिना चेक के सुना नहीं रहा हूं। तो मैं रजत जी से भी अनुरोध करूंगा कि अगला कार्यक्रम जो कराएं उसमें बाकायदा TDS काट के चेक सहित कराएं। गरीब कवि का घर भी चलना चाहिए। लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो वो प्रसिद्ध पंक्तियां मैं आपको सुना देता हूँ, आप सबको याद है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है।
कुमार, हमने आप पर हर तरह के इल्ज़ाम लगाए और आपने, मैं कहूँगा, बड़ी विनम्रता से, बड़ी सफाई से सारे सवालों के जवाब दिए। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज जावेद नकवी का फैसला कुमार विश्वास के मुकदमे। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, राहत भाई का शेर है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज ने मुकदमा चलाया जाने माने युवा कवि, आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक कुमार विश्वास पर। हमने उनसे पूछा उनकी पार्टी के सिद्धांतों के बारे में। हमने उनसे पूछा कि वो कविता छोड़कर राजनीति में क्यों चले गए। हमने उनसे पूछा कि वो कैसे स्टार प्रचारक बने और कैसे उनका फायदा हुआ। उन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जावेद नकवी के फैसले का। आज की अदालत अच्छे खासे मुशायरे में तब्दील हो गई। कुमार विश्वास को प्रोज़ेक तरीक़े से ये सोचना चाहिए था कि जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को दिल्ली पर राज करने की दावत दी तो बीजेपी के कई कद्दावर नेता जैसे कि अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। उन दोनों ने शायद मीर तकी मीर का ये शेर आपके लिए पढ़ा होगा कि छोड़कर सब दीनों इमाम मीर जिसके वास्ते हम हुए काफिर तो वो काफिर मुसलमान हो गया। दूसरी तरफ कुमार विश्वास ने मल्लिका साराभाई के सेक्सिज्म के चार्ज को नकारने की कोशिश की। सेक्सिज्म की अलामतें दूर करने की तरकीब है, लिहाजा अदालत ये ताकीद करती है कि मुल्ज़िम अपने उस चहीते शायर अकबर इलाहाबादी का ये शेर रोज़ सवेरे पढ़े और हिफ्ज़ करे। बेपर्दा कल जो आई नज़र चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीं में गैरते कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। लेकिन मेरा ये कहना है कि नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, राहत भाई का शेर है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। आपकी अदालत ने आज मुकदमा चलाया युवा कवि, आम आदमी पार्टी के प्रचारक कुमार विश्वास पर। हमें उम्मीद है कि कुमार विश्वास इसी तरह से नौजवानों की आवाज़ उठाते रहेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे और अपनी बातों पर टिके रहेंगे। हमारी मुलाकात आपसे अगले हफ्ते होगी एक नई शख्सियत के साथ आपकी अदालत में। तब तक के लिए नमस्कार।